आज हम भौतिक भूगोल की व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत व्याख्यान नंबर 43वां देख रहे हैं, जिसमें हम पर्वत निर्माण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि पृथ्वी के जो क्रस्ट है उस पर पर्वत निर्माण की क्रिया किसी न किसी भाग पर निश्चित रूप से होती रहती है। यह निर्माण क्रिया यद्यपि बहुत लंबी या दीर्घकालिक है और कई युगों में वह चक्रीय रूप में संपन्न होती है। पर्वत निर्माण करने के लिए कुछ विद्वानों ने क्षैतिज तथा कुछ विद्वानों ने लंबवत शक्तियों को उत्तरदायी माना है। यानी कि क्षैतिज से मतलब ऊपरमुखी संचलन को आधारित माना है और लंबवत से मतलब कि एक दूसरे के समानांतर टकराने से या एक परस्पर टकराने वाली शक्तियों को हम लंबवत शक्तियों के अंतर्गत मानते हैं। यह निश्चित है कि क्षैतिज शक्तियों के कारण दो दूरस्थ भूखंड परस्पर पास आ जाते हैं, जिससे पर्वतों का निर्माण व विकास होता है। इसके लिए व्यापक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा उक्त ऊर्जा के कारणों को जानने के लिए निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें हम सर्वप्रथम कॉपर का भूसन्नति पर्वत निर्माणक सिद्धांत को देखेंगे। तो कॉपर के विचार मूलतः हाल्डाना तथा हॉक की संवर्धित भूसन्नति परिकल्पना पर आधारित है। जैसे कि हम भूसन्नति के व्याख्यान के अंतर्गत देख चुके हैं कि पृथ्वी पर भूसन्नति लंबे, गहरे, सकड़े तथा छिछले गर्त होते हैं, जिनकी तली में अवसाद जमा होने के कारण से निरंतर अवसाद की मोटाई बढ़ने और भार बढ़ने के कारण से वो नीचे की तरफ धसक जाते हैं। कालांतर में लगातार अवसाद की बहुत ज़्यादा मोटाई हो जाती है और विवर्तनिक या प्लेट विवर्तनिक कारणों से इनके ऊपर दबाव पड़ता है, तो ये तलछट वलित मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में बदल जाता है। ऐसा भूसन्नति के आधार पर कहा गया है। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि भूसन्नति को पर्वतों का पालना भी कहते हैं। तो कॉपर नामक विद्वान ने जर्मनी के विद्वान थे। उन्होंने अपने पर्वतीकरण संबंधी विचारों में इस भूसन्नति के विचारों का सम्मिश्रण किया है। जर्मन विद्वान कॉपर ने 1923 में भूसन्नति द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पर्वतों की उत्पत्ति बताई। उनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों और गतिशील भूसन्नतियों के बीच में संबंध स्थापित करना था। इनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है, जिससे अग्र देशों में गति होने से संपीड़न बल उत्पन्न होता है और भूसन्नति का तलछट पर्वत का रूप धारण कर लेता है। अर्थात उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी की जो भूसन्नति है उसके ऊपर लगातार भार बढ़ने के कारण से दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण से उसके दोनों किनारे दोनों भाग परस्पर एक दूसरे की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण से उस तलछट या मलबे के ऊपर संपीड़न बल लगता है। उस कारण से पर्वतों का निर्माण होता है। तो कॉपर ने वर्तमान पर्वत के स्थान पर सर्वप्रथम भूसन्नति को स्थित बताया, जिसे कॉपर ने टिपिकल ओरिजिन या विशिष्ट ओरिजिन का नाम दिया गया। दूसरे शब्दों में निर्माण स्थल का नाम दिया गया। ये भूसन्नति जैसा कि विदित है कि लंबे सकड़े जल युक्त गर्त थे, जिनकी तली में अवसादीकरण के भार के कारण धसाव होता है और जिसके चारों ओर जो दृढ़ भूखंड थे उसे कॉपर ने क्रैटोजन का नाम दिया या रिजिड मासेस का नाम दिया, या जिसे उन्होंने फॉरलैंड या अग्रदेश का भी नाम दिया। जब गतिशील होते तो वो अग्रदेश का उन्होंने नाम दिया। कॉपर के अनुसार भूसन्नति के किनारे पर स्थित दृढ़ भूखंडों से यानी रिजिड मासेस, शील्ड हम देख चुके हैं, से प्राप्त अवसाद का एकत्रीकरण तली में होता रहता है।
इस अवसादीकरण की क्रिया से भूसन्नति की तली में भार की वृद्धि होती है, जिससे धसाव व अवतलन होता रहता है। लंबे समय तक इस क्रिया से भूसन्नति की गहराई और मोटाई बढ़ती जाती है और एक समय तलछट भर जाने से उत्पन्न संकुचन के कारण क्षैतिज संचलन होता है और भूसन्नति के दोनों ओर स्थित अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। इससे तलछट के मलबे पर संपीड़न बल के कारण दोनों किनारों पर वलन पड़ने लगते हैं। यदि संपीड़नात्मक बल की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है तो भूसन्नति के दोनों किनारे पर दो पर्वत श्रेणियाँ उत्पन्न होती है, जिन्हें कॉबर ने रेड कैंटेन का नाम दिया, और मध्य भाग वलन से अप्रभावित रहता है, जिसे कॉबर ने मध्य पिंड का नाम दिया। कॉबर का जो मध्य पिंड है ये ही इसके सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है और ये वर्तमान में उदाहरण के द्वारा उन्होंने इसको समझाया है। इस मध्य पिंड को उन्होंने जर्मन भाषा में श्वार्ज़ेनबर्ग का नाम भी दिया। कॉबर के सिद्धांत की विशेषता मध्य पिंड को वस्तुपरक स्पष्ट करना है। उन्होंने 33 भूसन्नति के उत्तर में यूरोप व एशिया और दक्षिण में अफ्रीका व दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी दृढ़ भाग को माना। दोनों के सड़कने से अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अफ्रीका के उत्तर की ओर प्रवाहित होने से यूरोप के अंदर पेरेनीज, आल्प्स, कार्पेशियन, बाल्कन तथा काकेशस पर्वत बने तथा यूरोप के दक्षिण की ओर प्रवाहित होने के कारण से एटलस, एपिनाइट्स और दिनराइट्स आदि पर्वत बने। कार्पेशियन तथा दिनारिक के मध्य अप्रभावित भाग हंगरी का मैदान व मध्य पिंड का सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार हिमालय व कुनलुन के मध्य तिब्बत का पठार, पेरेनीज व एटलस के मध्य भूमध्य सागर, टेरिस व पॉन्टिक श्रेणियों के मध्य अनातोलिया का पठार इसके मध्य पिंड के प्रमुख उदाहरण है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कॉबर ने भूसन्नति के सिद्धांत को आधार मानते हुए अवसादों के ऊपर पड़े संपीड़नात्मक बल के कारण से वलित पर्वतों की उत्पत्ति को बताया, यानी कि वो संकुचन के आधार पर उनकी तली में संकुचन होता है और संकुचन होने के कारण से वो परस्पर अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं और उसके कारण से दोनों किनारे पर, अग्रदेश के दोनों किनारे पर ये पर्वतों का निर्माण होता है। और जो बीच का भाग जिसके ऊपर अपेक्षाकृत कम शक्ति लगती है वो मध्य पिंड के रूप में, थोड़ा सा आंशिक रूप से तो ऊपर उठ जाता है, परंतु वो मध्य पिंड के रूप में उन्होंने उसका नाम दिया। तो कॉबर के सिद्धांत की जो आलोचना की दृष्टि से देखें तो निम्न बिंदु इस प्रकार से: कॉबर द्वारा वर्णित पृथ्वी का संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं, यानी कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर संकुचन उत्पन्न होता है और उसके कारण से ये पर्वत होते हैं, तो ये बल इतना बड़ी मात्रा में वलित पर्वतों का निर्माण नहीं कर सकता। कॉबर ने दोनों अग्रदेशों को गतिशील माना है, जबकि स्वेद से एक भाग को ही गतिशील माना, दूसरे को स्थिर माना। खिसकने वाले भाग को उन्होंने पृष्ठ प्रदेश का नाम तथा स्थिर भाग को अग्रदेश का नाम कहा, परंतु ये स्वेद का ये मत प्लेट विवर्तन के बाद कमजोर पड़ गया है। कॉबर का सिद्धांत पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत आल्प्स व हिमालय की उत्पत्ति को तो स्पष्ट करता है, परंतु उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत रॉकीज व एंडीज के पर्वतों की उत्पत्ति का समाधान नहीं हो पाता। तो ये निश्चित बात है कि रॉकीज एंडीज के संदर्भ में मध्य पिंड कहाँ है और अग्रदेश कहाँ से, तो ये इनका सिद्धांत इस रूप में स्पष्ट नहीं होता। यद्यपि उपरोक्त दोषों के बावजूद भूसन्नति का यह सिद्धांत प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के साथ तुलना करने पर ये पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को समझाने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है। आग्नेय चट्टानों के पठारी भागों से उत्पत्ति हुई और अवसादी से ये वलित पर्वत क्रम उत्पन्न हुए, जिनमें मोड़ व वलन पड़ना संभव हो पाया तथा अप्रभावित भाग उच्च पठारी संरचना का उदाहरण है, जो कॉबर के मध्य पिंड के तर्कसंगत व्याख्या की उत्पत्ति के कारणों को लेकर करता है। क्योंकि आग्नेय कठोर व दृढ़ चट्टानें, इसलिए उन पर वलन नहीं पड़ सकता और ये भाग बिना वलन पड़े ऊपर उठते हैं।
प्लेटों के दबाव व गति के कारण कॉपर ने भूसंनिधि सिद्धांत में न केवल पर्वतों की उत्पत्ति बताई वरन महाद्वीपों तथा महासागरों के जन्म पे भी प्रकाश डाला। उन्होंने प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा अपेक्षाकृत गतिशील भूसंनिधियों के मध्य संबंध स्थापित करते हुए स्पष्ट किया कि ये प्राचीन दृढ़ भूखंड वर्तमान वलित और महाद्वीपों के आधार हैं। इस प्रकार से कॉपर का सिद्धांत यहीं समाप्त